बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर लाखों करोड़ों दरूद सलाम। दिस इज़ अहमद कॉलेज ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर जाहिद के साथ आज के इस खूबसूरत दिन में आपके फेवरेट सब्जेक्ट यानी फार्माकोलॉजी को इब्तिदा करते हैं और आपको सिखाएंगे इंशाअल्लाह फार्माकोलॉजी को। तो आइए नाज़रीन एंड सामीन, हम आपको फार्माकोलॉजी की जानिब लिए चलते हैं। फार्माकोलॉजी का ओवरव्यू अगर देखें तो टोटल जो है इसमें 11 से 12 चैप्टर हैं और आइए हम चैप्टर नंबर 1 से इसका आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो इसका एक इंट्रो है और इसके अंदर अगर आप सबसे पहले देखें तो फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है, हम यहीं से इसका आगाज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? तो फार्माकोलॉजी बेसिकली फार्मेसी की वो ब्रांच है जिसमें ड्रग का बॉडी के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ एक बाइंड होना और उन रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के बाइंड होने के बाद या तो जो आपकी सिस्टम है उसका एक्टिवेट होना या उसका इनहिबिट होना, इसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, ड्रग जब बॉडी के साथ लिविंग सिस्टम के साथ एंजाइम के साथ वो बाइंड होगी, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के साथ वो बाइंड होगी या रिसेप्टर के साथ वो बाइंड होगी, तो सिस्टम को बॉडी की वर्किंग को या जिस पर्पस के लिए वो ड्रग ली गई है उसको या तो वो इनहिबिट कर देगी या उसकी वर्किंग को बढ़ा देगी। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक ड्रग लेते हैं वरापामिल, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। तो अब वो हार्ट की कंट्रैक्शन जो कि एक वर्किंग प्रोसेस चल रहा है उसकी कंट्रैक्शन को स्लो डाउन कर देगी। तो इस तरह हम कहेंगे कि वो एक वर्किंग को एक्टिव नहीं कर रही बल्कि उसको इनहिबिट कर रही है। तो इस पूरी चीज़ की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। फार्माकोलॉजी की दो मशहूर ज़माना ब्रांचेज हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक्स है और दूसरी फार्माकोडायनेमिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स जो होती है उसमें आप इसको एक मुख्तसर एब्रीविएशन से आपने समझना है, याद करना है, और वो एब्रीविएशन है आदमी। आदमी जो है वो 4 वर्ड्स का कम्बिनेशन है जिसमें ए से मुराद एब्जॉर्प्शन है, डी से मुराद डिस्ट्रीब्यूशन है, एम से मुराद मेटाबॉलिज्म है और ई से मुराद एक्सक्रीशन है। यानी ड्रग, सबसे पहले ड्रग जब आप इनटेक करेंगे तो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगी और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो मेटाबोलाइज होगी और फाइनली बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दी जाएगी। तो इसकी स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। या फिर आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ क्या बिहेव करती है, यानी बॉडी ड्रग के साथ उसको पहले एब्जॉर्ब करती है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिर मेटाबोलाइज करती है और फिर एक्सक्रीट करती है। इसकी स्टडी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। अब फार्माकोलॉजी की दूसरी फेमस ब्रांच जो है वो फार्माकोडायनेमिक्स है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो फार्माकोकाइनेटिक्स का अपोजिट होता है। इसमें हम ये देखते हैं कि ड्रग बॉडी के साथ क्या बिहेव कर रही है, ड्रग जब वो बॉडी के साथ किस तरीके से ट्रीट कर रही है, इसकी स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा कि काइनेटिक्स में ये है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या बिहेव करती है, इसको काइनेटिक कहते हैं। डायनामिक क्या है कि ड्रग बॉडी के साथ क्या बिहेव करती है, उसके साइड इफेक्ट क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, यूजेस क्या हैं, ड्रग के यूजफुल क्या है, किस लिए पर्पस के लिए ले रहे हैं, इसकी स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को समझने से कबल हम थोड़ा सा एक ताहिराना नज़र, हम एक ओवरव्यू लेंगे कि जो रूट हैं वो किस बुनियाद पर मुतय्यन किए जाते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करने से पहले ये आपको याद दहानी करवाऊं कि रूट्स की सिलेक्शन जो होती है वो 2 बेसिस पर होती है। नंबर 1 ये होती है कि ड्रग आया वाटर सॉल्युबल है, ड्रग आया लिपिड सॉल्युबल है या ड्रग आया आयोनाइज है। मिसाल के तौर पे एक ड्रग अगर वाटर सॉल्युबल है तो लाजमन आप देखें कि ओरल रूट में अगर आप देंगे तो इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। इस तरह अगर कोई ड्रग बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो आप उसको अगर ब्लड में इंजेक्टेबल फॉर्म में लाते हैं तो याद रहे कि ब्लड जो होता है वो ऑलरेडी वाटरी नेचर होता है या उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है।
तो यूं ब्लड के अंदर वो अगर बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो वो ड्रग इंजेक्टेबल फॉर्म में या फिर इंजेक्शन फॉर्म में अगर आप उसको लेके आते हैं तो उसको ब्लड के अंदर डिसॉल्व होने में और फिर डिस्ट्रीब्यूट होने में इशू होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती है जो आप रूट को सिलेक्ट करते हैं वो ये होता है कि आया आपको जो एक्शन है वो वेरी फास्ट चाहिए, आया जो एक्शन है वो वेरी स्लो चाहिए। इस पे भी हम जो होते हैं वो रूट सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स अनकॉन्शियस है तो जाहिर सी बात हमें बड़ी फास्ट एक्शन चाहिए ड्रग का या मेडिसिन हमें इस तरह से देनी है कि उस पर बड़ा जल्दी असर करे। तो इस सूरत में आप जो रूट सेलेक्ट करोगे वो कौन सा होगा? यकीनी तौर पे आपका आंसर यही होगा कि वो रूट होगा आईवी या आईएम रूट, क्योंकि उसमें बड़ी फास्ट एक्शन आता है, ड्रग बड़े रैपिड अपना एक्शन देती है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि जिस पे आप करते हैं रूट सेलेक्ट करते हैं वो ड्रग की अपनी भी जो होती है वो प्रॉपर्टीज पे भी होता है। मिसाल के तौर पे बाज जो ड्रग हैं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती या फिर वो इंटेस्टाइन में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं इंसुलिन को। इंसुलिन जो है वो ओरल रूट में अगर आप लेंगे तो याद रहे कि आपके स्टमक में और इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद जो प्रोटीनियस एंजाइम है वो उस इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे यही वजह है कि इंसुलिन आज तक ओरल रूट में टेबलेट फॉर्म में नहीं आ सकी। इसी तरह मिसाल के तौर पे हम एक और इंजेक्शन की मिसाल ले लेते हैं जैसा कि सेफ्ट्राइक्सोन है। सेफ्ट्राइक्सोन एक इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल एक थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है, आप बखूबी आगाह भी होंगे, लेकिन ये भी ओरल रूट में डिजाइन नहीं हो सकी, ये टेबलेट फॉर्म में नहीं आ सका। इसके पीछे रीजन क्या है कि वो इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती, तो यूं वो सिर्फ इंजेक्टेबल फॉर्म में यानी इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये वो बेसिक खूबियां होती हैं जिसको देख के हम ड्रग का रूट डिजाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो जो ड्रग के 3 मेजर रूट्स हैं जिससे हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्राल है जिसमें आता है ओरल है और सबलिंगुअल है। दूसरा पेरेंट्रल है जिसमें आईवी आता है, आईएम आता है, सबक्यूटेनियस आता है। तीसरा जो है वो अदर रूट्स है जिसमें इनहेलेशन आता है, इंट्रानेजल आता है, टॉपिकल आता है। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 इसको ज़ेरे बहस लाएंगे, लेकिन नेक्स्ट हम सबसे पहले जो करेंगे डिस्कस वो करेंगे इंट्राल रूट को यानी ओरल को। हर रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम ज़ेरे बहस लाएंगे। तो ओरल रूट क्या होता है? तो ड्रग को माउथ के जरिए लेने का नाम ओरल रूट है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसके एडवांटेज देखेंगे कि ओरल रूट के सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है। तो पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि ये मोस्ट कन्वीनियंट है और एक्सेप्टेबल है। हर शख्स के लिए आसान है, आसानी से वो ओरल रूट से मेडिसिन टेबलेट फॉर्म में ले सकता है। एज कम्पेयर टू इंजेक्शन फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो इंजेक्शन लगाते हुए और लगते हुए भी लोग डरते हैं, फियर करते हैं, पेन होता है, तो इसलिए वो लोगों के लिए इंजेक्शन का जो रूट होता है वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता। ओरल रूट जो होता है वो बड़ा एक्सेप्टेबल होता है, हर शख्स टेबलेट को आसानी से ले सकता है और कन्वीनियंट भी है, ईजी भी है। अच्छा, दूसरा जो इसका एडवांटेज है कि ड्रग जो है वो सिस्टमिक इफेक्ट भी देती है और लोकल इफेक्ट भी देती है। अच्छा, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? सिस्टमिक इफेक्ट ओरल रूट में कैसे आता है, लोकल इफेक्ट कैसे आता है, हम 2 एग्जाम्पलों को ज़ेरे बहस लाते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ओरल रूट में हमारे पास कोई भी एंट एसिड सिरप है, जैसा कि मिसाल के तौर पे हम म्यूकेन सिरप को ले लेते हैं जिसका फार्मूला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के कॉम्बिनेशन में जेनरिक में ये फार्मूला है। अब ये इंटेस्टाइन में जब जाता है ये बेसिक इन नेचर होता है। इंटेस्टाइन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है हमारे स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाबियत पैदा करता है, तेजाब होता है, अगर आप उसकी तेजाबियत को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड म्यूकेन सिरप की फॉर्म में आपने ले लिया, तो वो बेसिक इन नेचर होता है और आपके स्टमक में HCl एसिडिक इन नेचर है। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है, जिससे साल्ट और वाटर बन जाएगा। अब देखें ये एक लोकल इफेक्ट हुआ, लोकली वहीं पर एक एक्शन हुआ, वहीं पर ख़त्म हो गया। यहाँ पर इस मेडिसिन ने ब्लड के अंदर परफ्यूजन नहीं की, ये इन्फ्यूजन नहीं की, यहीं पे एक्शन हुआ, वो यहीं पे ख़त्म हो गया। अब इसके बरक्स हम एक दूसरी ये कहलाता है लोकल इफेक्ट। इसके बरक्स हम एक सिस्टमिक इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक इसकी दूसरी मिसाल से ले लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। आप एक एंटीबायोटिक अगर आप लेते हैं वो आपके इंटेस्टाइन में डिजॉल्व होगी, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाएगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी। अब पूरी बॉडी में जब सर्कुलेट होगी तो वो हर ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट करेगी, ये कहलाता है सिस्टमिक इफेक्ट, जो कि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में हो रहा है।
तो ओरल रूट में अगर आप देखें तो बाज़ मेडिसिन लोकल इफेक्ट दे रही होती हैं, बाज़ मेडिसिन सिस्टमिक इफेक्ट दे रही होती है। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। अगर आप इंजेक्शन से कंपेयर करेंगे वहां से सिस्टमिक इफेक्ट पॉसिबल है, लोकल इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्लड में आप जो ही ड्रग जाएगी तो वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी या पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगी, उसकी वजह से उसके बाद जो है वो सिस्टमिक इफेक्ट कराएगा, लोकल इफेक्ट नहीं कराएगा। तीसरा जो इसका बड़ा अहम एक एडवांटेज है वो ये है कि हमें जो ड्रग हम इस टेक्निक से बनाते हैं वो इतनी स्टेराइल होना नहीं है। वो ये बात नहीं है कि वो ड्रग स्टेराइल नहीं होती, वो होती हैं, लेकिन एज कंपेयर टू इंजेक्शन के हाईली जो स्टेराइल टेक्निक है वो इंजेक्शन में इस्तेमाल होती है। तो इस रूट में इतनी ड्रग स्टेराइल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके इंटेस्टाइन में मौजूद जो HCl है वो अगर कोई जम्स इस तरह से मौजूद है ड्रग के अंदर या हल्का फुल्का कोई बैक्टीरिया जो है वो उसके साथ अटैच है तो वो इजीली हमारे इंटेस्टाइन का जो केमिकल्स हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसा कि HCl। तो इसलिए हम इसको एक एडवांटेज के तौर पे काउंट करते हैं कि इस रूट में ड्रग जो हम लेते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेराइल नहीं होती, यह करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी बात जो है वो ये है कि इस रूट में एडवर्स और साइड इफ़ेक्ट कम है एज कंपेयर टू इंजेक्शन के, और आपके पास टाइम भी होता है कि अगर साइड इफ़ेक्ट एडवर्स इफेक्ट आ गए हैं तो वो आप आसानी से उसको ओवरकम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसको यूँ एग्जांपल से ले लेते हैं कि अगर आपने कोई ड्रग ली है, आपको नज़र आना शुरू हो गया कि उसके एलर्जिक रिएक्शन आ गए, उसका कोई साइड इफेक्ट आ गया या कोई उसका एडवर्स इफेक्ट आ गया। अब काउंटर के तौर पे आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, 2 से 3 घंटे होते हैं। जाहिर सी बात है वो ड्रग इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगी, डिजॉल्व होगी, फिर अब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लड में आस्ता आस्ता जा रही है, तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है। इस टाइम में जो साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं वो आप उसको काउंटर कर सकते हैं, उसके इंटेस्टाइन को वॉश कर सकते हैं, उसके स्टमक वॉश कर सकते हैं, उसके फिर ब्लड के अंदर इन्फ्यूजन कर सकते हैं, उसका एंटीडोट लगा सकते हैं। इसके बरक्स अगर इंजेक्शन से कंपेयर करें तो आप साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट अगर इंजेक्शन के बाद आ जाएं तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है उसको ओवरकम करने का। तो यूँ हम इसका एक एडवांटेज काउंट करते हैं कि जो साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो काफ़ी हम अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो ये कुछ एडवांटेज थे जो हमने इसको डिस्कस किया। अब हम इसके डिसएडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं। ओरल रूट के काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं। पहला जो सबसे अहम है वो है कि हर शख्स में ब्लड के अंदर दाखिल होने वाली जो ड्रग है या अब्जॉर्ब होने वाली जो ड्रग है वो वेरिएबल होती है। मिसाल के तौर पे हमने एक ही कैटेगरी के या एक ही एज के 3 पेशेंट लिए, 20 ईयर्स के 3 पेशेंट लिए, और हर शख्स को हमने कोई मिसाल के तौर पे वोरिन 100 mg में एक पेन किलर दिया। अब वोरिन 100 mg में हमने जो पेन किलर दिया, अगर ब्लड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन देखें तो हर शख्स के अंदर कंसंट्रेशन मुख्तलिफ आएगी। हो सकता है किसी के ब्लड में 90 जो है वो mg हो, किसी के ब्लड में 80 mg आए, किसी की ब्लड में 70 mg आए। तो ओरल रूट का ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि हर शख्स के ब्लड में पहुंचने वाली या ब्लड में अब्जॉर्ब होने वाली जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है वो मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से रिजल्ट मुख्तलिफ आ रहे होते हैं या उसके बेनिफिट मुख्तलिफ आ रहे होते हैं। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, आप देखें कि ओरल रूट आपका माउथ से लेके एनस तक होता है। तो अगर आप देखें तो इतने बड़े रूट से ड्रग जब पास होती है तो वो ओरल रूट में इतने बड़े रूट के साथ आपका जो म्यूकोजा है या आपकी जो सरफेस होती है इंटेस्टाइन की, आपकी पूरी जो GIT की सरफेस है उसके साथ ये बाकायदा तौर से इंटरेक्ट करती हुई, कंटेक्ट करती हुई जाती है। तो इस तरह एक बड़े सरफेस एरिए से होती हुई जाती है, तो उसके साथ म्यूकोजा के साथ इसका अच्छा खासा इंटरेक्शन होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज इसका हम काउंट करेंगे। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है कि एक आप अहम टर्म्स को याद कीजिएगा, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म। फास्ट पास हेपेटिक इफेक्ट क्या है, या लीवर जो मेटाबोलाइज करता है वो ड्रग क्या होती है, या फास्ट पास हेपेटिक इफेक्ट को पहले समझ लें कि फास्ट का मतलब होता है पहले, पास का मतलब गुजरना, हेपेटिक इफेक्ट मतलब ये लीवर से गुजरना। ओरल रूट में जो भी ड्रग हम देते हैं सबसे पहले वो इंटेस्टाइन से जो ही ब्लड में अब्जॉर्ब होती है, तो ब्लड में अब्जॉर्प्शन के बाद वो पोर्टल वेन के जरिए लीवर में दाखिल होती है, फिर लीवर से वो फिर हार्ट के अंदर दाखिल होती है, और फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। अब जब वो पोर्टल वेन के जरिए लीवर में दाखिल होती है तो लीवर अच्छी खासी ड्रग की कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको हम कहते हैं फास्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। यानी कि लीवर के अंदर वो दाखिल हुई तो लीवर ने उस ड्रग की अच्छी खासी कंसंट्रेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ओरल रूट का ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, बहुत सारी मेडिसिन इस वजह से ओरल रूट में नहीं बन सकी कि लीवर ब्लड के अंदर वो जो ही दाखिल होती है तो लीवर उन ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देता है, मेटाबोलाइज कर देता है।
तो ओरल रूट में मैक्सिमम ड्रग जो होती है वो मेटाबोलाइज हो जाती हैं, इस तरह वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कम ड्रग आती है। तो यूं ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, अब तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इसको इमरजेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते। अब आपको भी बखूबी पता है, एक शख्स अनकॉन्शियस है, बेहोश है, और आप उसको यकीनी तौर पे मेडिसिन खिला नहीं सकते। इमरजेंसी में अगर आपको मेडिसिन देनी है तो आपने इंजेक्शन का रूट अप्लाई करना है। तो याद रहे कि इमरजेंसी कंडीशन के लिए आप ये रूट मुंतखब नहीं कर सकते। और नेक्स्ट ये है कि बहुत सारी ड्रग जो होती हैं वो इंटेस्टाइन के रूट में डाइजेस्टिव जो एंजाइम होते हैं वो उस ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दूं, इंसुलिन है। इंसुलिन अगर आप ओरल रूट से लेते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में और आपके स्टमक में मौजूद जो एंजाइम है वो इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यही वजह कि इंसुलिन आज तक टेबलेट फॉर्म में नहीं आ सकी, वो सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। इसी तरह हम एक बेंजाइल पेनिसिलिन, एक एंटीबायोटिक का हम उसको देखें तो बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती है वो गैस्ट्रिक जो हमारी पीएच है या शॉर्ट लफ्जों में जो एसिडिटी या HCl है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही वजह है कि बेंजाइल पेनिसिलिन हमारे पास आज तक टेबलेट फॉर्म में नहीं आ सकी। इसके बाद तीसरी एग्जांपल, जैसे कि मैंने सेफ्ट्राइजोन को पहले भी ज़ेर बहस लाया कि सेफ्ट्राइजोन सिर्फ टेबलेट फॉर्म में नहीं आ सका, सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। उसके पीछे भी जो कारण है वो यही है कि सेफ्ट्राइजोन इंटेस्टाइन से ब्लड में अब्जॉर्ब ही नहीं होता। इस तरह कई ड्रग हैं जो इंटेस्टाइन से ब्लड में दाखिल होती हैं तो लीवर उनको फर्स्ट पास पैटिक इफेक्ट जो होता है या मेटाबोलाइज कर देता है या लीवर उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो हम ओरल रूट में इसलिए डिज़ाइन ही नहीं कर सके। तो यूँ ये इसका एक लास्ट डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ओरल रूट में जो दूसरा है वो सबलिंगुअल है। सबलिंगुअल ये होता है कि मेडिसिन को ज़बान के नीचे रखना, ये कहलाता है सबलिंगुअल। अब आप देखें, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ज़बान के नीचे जब आप मेडिसिन रखते हैं तो ज़बान के नीचे कैपिलरीज का एक वैसी नेटवर्क होता है। तो कैपिलरीज का नेटवर्क होने की वजह से आपकी ड्रग जो होती है वो बराह रास्त सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर हो जाती है। अब जब वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर हो जाती है तो याद रहे कि उसका फिर एक्शन बहुत ज़्यादा आता है। यानी यूँ अगर कहा जाए कि ये इसका इक्विवेलेंट टू इंजेक्शन के एक्शन होता है तो ये भेजा ना होगा। तो आइए इसके एडवांटेज की तरफ देखते हैं। पहली बात तो यह है कि इसका एडवांटेज ये है कि इसमें बड़ा रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है, यानी विद इन 2 से 3 मिनट में ड्रग एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती है। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा है एंजिसाइड या नाइट्रोग्लाइसरीन जो है, ग्लाइसरॉल नाइट्रेट या नाइट्रोग्लाइसरीन जो है, हम ज़बान के नीचे रखते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, बीपी के हाई बीपी पे हम देते हैं, फौरी रैपिड ये बीपी को नीचे ले आती है रिपीडली। अच्छा, दूसरा जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि किसी ड्रग का साइड इफेक्ट आना शुरू हो गया है तो आप फौरी तौर पे, चूंकि ये आपकी ज़बान के नीचे ही वो ड्रग होती है, स्पिट आउट कर सकते हैं, उसके एक्शन को ख़त्म कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये भी एक इसका एडवांटेज है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि आप इससे फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म नहीं होता इस रूट में, क्योंकि आप देखें आपकी ड्रग जो होती है वो ज़बान से डायरेक्टली ब्लड में इंटर हो जाती है। अब ज़बान से डायरेक्टली जब वो ब्लड में इंटर होती है तो आप फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्योंकि ब्लड फिर हार्ट में जाता है, हार्ट पूरी बॉडी में इसको सर्कुलेट कर देता है। तो यूँ हम कहेंगे कि फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इस रूट में नहीं होता। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला जो डिसएडवांटेज है कि आप इसको लंबे अरसे तक फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखेंगे ये सरफेस बहुत छोटी सी है, थोड़ी सी सरफेस होती है। अगर लंबे अरसे तक यहाँ पर ड्रग रखेंगे तो उस नतीजे में ये जगह ज़ख्मी हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रीक्वेंटली और लंबे अरसे के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए ये रूट नहीं है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है ये है कि यहाँ पर जो म्यूकोजा होता है वहाँ पर काफ़ी इरिटेशन होती है, काफ़ी बिटर टेस्ट भी होता है ड्रग का, तो टेस्ट भी बिटर आ जाता है उस वजह से, उसकी वजह से म्यूकोजा भी डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा स्लाइवेशन यानी स्लाइवा बहुत ज़्यादा आता है। तो यूँ ये इसके डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, हमारे पास जो पेरेंट्रल रूट्स हैं, यानी कि इंट्राल रूट हैं, पेरेंट्रल रूट है। पेरेंट्रल ये होता है कि इंजेक्शन को बराह रास्त ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर देना, ये कहलाता है पेरेंट्रल रूट। या फिर शॉर्ट लफ्ज़ों में जब वो ड्रग जो कि ओरल रूट में एब्जॉर्ब नहीं होती या ओरल रूट में उनको कोई इंटेस्टाइनल एंजाइम से, गैस्ट्रिक पीएच से या फिर उसको एब्जॉर्ब होने में कोई मसला है तो हम ड्रग को इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल देते हैं। या फिर एक ये है, दूसरा हम पेरेंट्रल रूट इससे इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो, बेहोशी की हालत में, हम उसे इंजेक्शन फॉर्म में देते हैं। अब इसके काफ़ी सारे रूट हैं जिसमें जो आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहे हैं, आईवी है, आईएम है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रापेरिटोनियल है, काफ़ी सारे हैं।
लेकिन 3 फेमस रूट हैं इसमें, अपना IV है, IM है, और तीसरा जो रूट है वो सबक्यूटेनियस है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम इसके पेरेंटल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर बहस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जो पहला एडवांटेज है इसका वो ये है कि बड़ा रैपिड एक्शन आता है, वेरी फास्टली ड्रग जो होती है वो अपना एक्शन देता है। जाहिर सी बात है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब फैलती है तो एकदम इंजेक्शन जो होता है वो बड़ी जल्दी एक्शन देता है, तो ये इसका बड़ा एडवांटेज है। दूसरी बात यह है कि आप इसको इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हैं। जाहिर सी बात है इमरजेंसी का जो रूट है वो सिर्फ पेरेंटल रूट ही है, आप इंजेक्शन नहीं लगाते हो पेशेंट को। अच्छा, तीसरी बात ये होती है कि ड्रग बड़ी एक्यूरेटली ब्लड के अंदर डिलीवर होती है। अभी हमने पहला ही डिसएडवांटेज डिस्कस किया था ओरल रूट के अंदर के हर शख्स में इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग की जो मात्रा होती है, जो मिकदार होती है वो मुख्तलिफ होती है। लेकिन यहाँ से कोई भी ड्रग जब आप इंजेक्शन फॉर्म में देंगे तो वो ब्लड के अंदर जो जाएगी वो 100% एब्जॉर्ब होगी या 100% एक्यूरेट डिलीवर होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इसका एडवांटेज है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो ड्रग जो कि आपके जीआई रूट में एब्जॉर्ब नहीं होती या जीआई रूट में उनको कोई मसला है गैस्ट्रिक पीएच से या एंजाइम वगैरह से या वो एब्जॉर्ब नहीं होती, तो हम इसको और अपना पेरेंटल रूट में लेके आते हैं। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज ये है कि आप सब बखूबी आगाह होंगे कि इंजेक्शन के साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट बहुत फास्टली आते हैं। तो ओरल रूट में ड्रग बहुत, पेरेंटल रूट में ड्रग बड़ी फास्टली अब्जॉर्ब होती है और अब्जॉर्ब होने की वजह से इसके साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरा ये है इसका अपना साइड इफेक्ट के ये जो होती है वो इंजेक्शन जहाँ पे लगता है, आप बखूबी जानते हैं उस जगह पे काफ़ी इरिटेशन होती है, पेन होता है, और ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। और पेन होता है, फियर होता है, और ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती है, लोग इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, जो इसका आखिरी डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये रूट इरिवर्सिबल होता है। अब किसी को इंजेक्शन लग गया तो आप उसके ब्लड से वापस नहीं खींच सकते, वो ब्लड में लग गया, वो एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाएगा। तो यूँ वो इंजेक्शन जो होता है वो अपना, अगर हम कहें कि ये इरिवर्सिबल होता है तो ये बेजा ना होगा। ओरल रूट में वो रिवर्सेबल होता है। अगर आप समझते हैं कि किसी ड्रग का साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट आना शुरू हो गया है तो आप उसके स्टमक को वॉश कर सकते हैं। तो यूँ आप कहेंगे कि ये एक जो रूट है, ये वाला जो रूट होता है ये इरिवर्सिबल होता है, पेरेंटल जो रूट होता है। और इसके साथ ये भी है कि जो लोग इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं वो बड़े हाईली स्किलफुल लोग होते हैं, तो इंजेक्शन लगाने के लिए आपको एक स्किलफुल पर्सन चाहिए होता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज एज कंपेयर टू टेबलेट के। अदर रूट में क्या है? अदर रूट में जो इसका तीसरा आपके रूट था उसमें है इंट्रानेजल है, उसके बाद अपना नेजल के अलावा रेक्टल है, और ये रूट हैं लेकिन ये कम इस्तेमाल होते हैं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद के इन रोशनदियों के साथ कि आपने आज के लेक्चर को किया होगा एंजॉय। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबां। अस्सलाम वालेकुम।